मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे नाज़रीन और सामीन कराम, मैं इरफान आरिफ एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ अपना ये इल्मी अदबी प्रोग्राम। जी हाँ, हर शाम 5 बजे की तरह आज भी हम रूबरू हैं नए मेहमान को लेके। जी हाँ, आज के मेहमान हैं हमारे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब हैदराबाद से। और मौसूफ के बारे में मैं तमाम चीज़ें कहूँगा, लेकिन उससे पहले असलम साहब, आपका इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहता हूँ तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से और अपने तमाम नाजरीन और सामीन की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीक बकाए उर्दू इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुझे मसरत महसूस होती है। मैं इरफान साहब और तहरीक बकाए उर्दू के सभी मुंतज़िमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू वाले एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और उर्दू की बात आम हो रही है। उम्मीद है कि आज उर्दू के हवाले से गुफ्तगू होगी। शुक्रिया जी, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मेहमान जो हैं बेहतरीन अदीब हैं और इसके साथ साथ ये मुतरजिम भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, मज़मून निगार भी हैं, मुहक्किक भी हैं, नाकिद भी हैं। बहुत सारी इनकी फील्ड हैं, बहुत सारी इनकी शेड्स हैं। हम ये मुख्तसर कह सकते हैं कि हम जहद शख्सियत के ये आज हमारे दरमियान। और सबसे बड़ी बात यह है कि दौर जदीद में जिसका हम अक्सर रोना रोते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी से हम नाबल्द हैं, टेक्नोलॉजी से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये उसके बहुत माहिर हैं। और इसीलिए हमने आज इनका मौजू भी ऐसा ही इंतखाब किया है कि उर्दू और जदीद टेक्नोलॉजी। बहरहाल सदर शोबा हैं ये NTR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, महबूब नगर, तेलंगाना से, हैदराबाद। इनके हवाले से मैंने ये सारी बातें की हैं। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मकालात और बहुत सारी खिदमात हैं अदब के तईन। तो ये सारी बातें एक एक करके होती रहेंगी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब आपसे कि आपने अपने इब्तदाई तालीमी और तरबियती मराहिल जो हैं वो कब कैसे आपने तय किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर मैं तहरीक बकाए उर्दू प्रोग्राम का और उसके मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का फजल व करम रहा कि अल्लाह ने हयात दी और जिंदगी बख्शी और एक इल्मी घराने में पैदा किया, ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। ये सबसे बड़ी नेमत है जिसका हमको इजहार करते रहना चाहिए कि जिंदगी इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत है और इसका अल्लाह का शुक्र है कि इल्मी घराने में सेहत व आफियत के साथ जिंदगी हमारी चली है। तो बहरहाल जो है मेरा ताल्लुक आंध्र प्रदेश जो साबिका है और मौजूदा तेलंगाना के शुमाली तेलंगाना में जिले निजामाबाद है, वहाँ के इल्मी घराना से मेरा ताल्लुक रहा है। वालिद का नाम मोहम्मद अयूब फारूकी साबिर, ये एक अच्छे उस्ताद शायर गुजरे हैं, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। आखिर शब के हमनशी उनका जो है शेरी मजमुआ रहा है और अच्छे अदीब सहाफी थे और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के तौर पर रिटायर हुए। दिसंबर 1969 जो है 13 दिसंबर मेरा तारीख पैदाइश है। जैसे कि सबका बचपन होता है, बहरहाल हम जो है उस दौर से यहाँ तक पहुंचे जब कवेली के घर होते थे और घर में सुराहियां होती थी और जो है बिल्कुल करंट वगैरह हो तो पंखे वगैरह, इब्तिदाई जमाना था। और दादी माँ हमारी कहानियां सुनाती थी और हर महीना जब चांद नजर आता तो हमारा चेहरा देखकर दुआएं देती थी। वहां से बचपन गुजरा, 5 साल के हुए तो निजामाबाद का एक मशहूर स्कूल रहा है आगा खान स्कूल के नाम से, वहां मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। 1900 जो है आपके 82 में 7वीं जमात और 1985 में SSC जो है मैं पास किया। SSC का एक वाकया, 2 वाकया है कि जब मैं इम्तिहान दिया था तो इत्तेफाक से देखिए कि उर्दू में मेरे निशानात कम आए थे और अंग्रेजी में ज्यादा आए थे। मैं उर्दू के शायर का बेटा और जो है फिर उर्दू में कुछ कम आए थे लेकिन अंग्रेजी में ज्यादा। तो वालिद साहब के दोस्त बोले कि इनकी दिलचस्पी आर्ट्स में लगती है, इनको आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे भाई हैं डॉक्टर एहसन फारूकी, हिजामा के माहिर और एसोसिएट प्रोफेसर, ये जो है यूनानी तिब्बी कॉलेज चारमीनार में है। तो वो जो है BUMS MD किए थे। तो हम 2 भाई और 4 बहनें हैं। तो भाई साहब का और घरों का मशवरा था कि एक भाई डॉक्टर है तो एक भाई इंजीनियर।
اور والد صاحब جو ہے گریجویٹ کوर्स पे थे, लेकिन चूंकि हमारे वालिद साहब के दोस्त की जो रीडिंग थी वो दुरुस्त साबित हुई, तो बचपन से चूंकि मुताले का शौक रहा, और हमारा बचपन जो है नूर, रिसाला और हिलाल है, और आपके जितने डाइजेस्ट होते थे लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का शौक था. अखबार सियासत ने मेरी जिंदगी में बहुत रोल अदा किया. तो बहरहाल निजामाबाद में 85 तक हम लोग रहे. उसके बाद हैदराबाद शिफ्ट हुए, तो निजामाबाद में ही मेरे हिफ्ज़ कुरान की तालीम शुरू हुई थी हाफिज इरफान अहमद साहब मरहूम के पास. तो जब हम 85 में हैदराबाद शिफ्ट हुए, तो फिर वो हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला जारी रहा. हैदराबाद के और आपके हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन मौलाना जमालुर रहमान मिफ्ताही साहब के पास मेरा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मिल हुआ, दारुल उलूम हैदराबाद के मदरसे की शाख से. फिर उसके साथ साथ मेरा जो है हैदराबाद में, जैसे भाई साहब ने कहा था, एमपीसी इंग्लिश मीडियम में मेरा दाखिला हुआ था, और क्योंकि मैथमेटिक्स से जो कुछ मुनासिबत नहीं थी, बहरहाल उसके बाद फिर पटरी बदली. तो ग्रेजुएशन जो है मैंने बीए किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में, इवनिंग कॉलेज. सुबह में जो है अरबी की तालीम होती थी. तो जब डिग्री पास किया तो वहां पर वालिद साहब का एक मशवरा बहुत काम आया, जो दीगर लोगों के लिए भी एक मिसाल हो सकती है. कि वालिद साहब ने कहा कि दीनी मदरसे में जो तालीम हासिल करते हैं उन्हें जो है दुनियावी उलूम भी हासिल करने चाहिए. तो ये वालिद साहब का जो मशवरा बहुत काम आया. तो मैं ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जो है उसके अदबी मुकाबले होते थे. तो डिग्री सतह पर ही मैं जो है अदबी मुकाबले में हिस्सा लिया, और मिजाहिया मजमून निगारी का एक मुकाबला था. तो हैदराबाद नगीना अंदर मिट्टी ऊपर चूना, अंदर मिट्टी ऊपर चूना, ये हैदराबादियों के बारे में कहा जाता है, जो दिखावे की जिंदगी का. इस मौजू पे मैंने मजमून लिखा था, तो मुझे अव्वल इनाम मिला. तो सदर शोबा उस जमाने में सैयदा जाफर थी मरहुमा, बड़े अच्छे मुहक्किक गुजरे हैं. तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी में आइए. तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का मैं एंट्रेंस लिखा, 1990 की बात है. तो स्टेट फर्स्ट आया था. मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था मेरा एमए में. तो वालिद साहब के मशवरे पे बीएड का भी इम्तिहान लिखा था. वालिद साहब बोले कि एमए करे तो लेक्चरर बनेंगे, बीएड करे तो टीचर बनेंगे. तो वालिद साहब के मशवरे को मैं कबूल किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एमए 2 साल गोल्ड मेडलिस्ट रहा. उसके बाद एमफिल हुआ मेरा 94 में अजीज अहमद की नावल निगारी. अजीज अहमद का नाम तो सुना था, लेकिन उनकी नावलों का अंदाजा नहीं था. लोग मेरे चेहरे को देखकर, मेरे लिबास को देख के बोले कि आप अजीज अहमद पे काम कैसे किए. बहरहाल जो है मैं काम कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो रेख्ता पे मेरी किताब मौजूद है. तो अजीज अहमद की नावल निगारी पे प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब के जरिए निगरानी मेरा एमफिल हुआ. उसके बाद जो है मैं पीएचडी में दाखिला हुआ था, लेकिन दरमियान में शादी और मुलाजिमत से पीएचडी तर्क रहा. 2005 में अनवरुद्दीन साहब जो हमारे उस्ताद हैं, गाइड हैं, उन्होंने मुझे बुलाकर फिर तलखीन की कि आपका पीएचडी करना जरूरी है. तो मैं फिर उनकी फरमाइश पे फिर दोबारा एंट्रेंस लिखा, तो पीएचडी में दाखिला हुआ. हबीब हैदराबादी के नाम से ये जो है प्रोफेसर मुगनी तबस्सुम के बहन हुई. 1960 से लेकर 1980 तक बरतानिया में फरोग उर्दू का उन्होंने काम किया था. उनकी हयात और खिदमत पर मेरा पीएचडी रहा है, और मैंने नेट इम्तिहान भी पास किया, यूजीसी का और स्टेट का भी. तो ये जो है ये तालीम रही. तो एक बात ये है कि दीनी मदरसे का फारिग, पहली जमात से पीएचडी तक उर्दू में तालीम, और हमारी जिंदगी में बड़ा सवाल था कि उर्दू से पढ़ के क्या करेंगे. और मेरे जहन में ये बात थी कि उर्दू वाले जो मौका है वो हासिल करेंगे. तो बहरहाल जो है इसके बाद आपका सवाल आएगा तो मैं जवाब दूंगा मुलाजिमत. जी जी, बेशक बेशक. बहुत ही अच्छा लगा ये जो आपने कहा कि उर्दू वाले क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं. अभी दोपहर में भी मेरा इसी मौजू पर एक लेक्चर भी था. यकीनन बहुत सारी शेड्स हैं. बच्चों को आज उर्दू इसीलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि वो उस्ताद बनेंगे. वक्त बदलता जा रहा है. उर्दू के साथ वो बहुत सारी मैं कहूँगा कि रोजगार के मौके हासिल कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आप तक सलाम पहुंचा दूं. सलमा सनम जो हैं वो आपको सलाम और आदाब कह रही हैं, और उन्हीं की वसात से उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने जो है इस प्रोग्राम में मुझे मुतारिफ कराने के लिए बड़ी जुस्तजू की, और उनकी ख्वाहिश पर और फरमाइश पर आज ये प्रोग्राम में मेरी शिरकत हुई. और दुनिया भर के नाज़रीन तहरीक के बकाया उर्दू के प्लेटफॉर्म से आपके और हमारे को सुन रहे हैं. फैजान अहमद साहब हैं, अख्तर हुसैन अख्तर साहब हैं, और कह रहे हैं कि माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज़े बयान है, उम्दा ख्यालात.
और सलीम मोहिउद्दीन साहब, ये भी हमारे प्रोफेसर हैं। और इस तरह से बहुत सारे नाजरीन हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और जुड़े भी हैं। ये जो आपने सफ़र बताया बहुत ही दिलचस्प था, इसमें कोई शक नहीं कि एक मकतब से लेकर, मदरसे से लेकर आला यानी जो डिग्री है हमारी उर्दू में, वहाँ तक आपका ये सफ़र वाकई बड़ा काबिल रश्क है। अल्लाह सबको ये तौफीक किनायत फरमाए। लेकिन इस बीच में आपकी मुलाजमत कहाँ, कब, कैसे रही, कहाँ कहाँ आपने ये खिदमत अंजाम दी, मैं ये भी थोड़ा जानना चाहूंगा, फिर हम अदब की तरफ आएंगे। जी। तो बहरहाल जो है, जब चूंकि उर्दू से पढ़ने का जो है सिलसिला चला, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डिग्री के बाद MA उर्दू, तो उस वक्त जैसे हम यूनिवर्सिटी की बस में जाते थे और हमारे दोस्त अहबाब जो लाइब्रेरी में होते थे, उनके साथ यही तस्करा होता कि उर्दू वालों को नौकरी कैसे मिलेगी। मेरे 2 खलेरे और फुफेरे भाई है, हम लोग शाम में इशा के बाद एक होटल में 2 रुपए की चाय पीते थे और 3 लोग बैठ के ये सोचते थे कि 5,000 रुपए कैसे कमाएंगे। ये उस वक्त की बात है, 1995-96 की बात है। रोजगार आज जितना नौजवानों के सामने मसला है, मेरे पास भी मसला रहा। लेकिन एक बात ये है कि असातिज़ा की दुआएं थी कि जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि आगा खान स्कूल जब मेरा प्राइमरी स्कूल है, वहाँ मेरे असातिज़ा में मैमुना टीचर है, याकूब साहब, मरहूम माजिद साहब, तो वो लोग जो है मुझे देखकर दुआएं देते थे और कहते, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इल्मी रहा है, हमारे चाचा वगैरह सब अच्छा पढ़े हैं, तो वो लोग बोले कि ये बच्चा आगे चल के जो है वो बहुत नाम कमाएगा। तो बहरहाल असातिज़ा की दुआएं और अल्लाह ताला की मदद नुसरत। तो जब 96-97 का मरहला था, MPhil हो गए बात, तो अक्सर हमारे दोस्त साहब बोलते कि टीचिंग फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, रोजगार के मौके, तो उर्दू पंडित के नाम से मैं एक इक्वल टू BEd जो कोर्स होता है वो जो है हैदराबाद में किया था, मैं MPhil करते हुए। और एक मजे की बात यह है कि घर में इसका जिक्र नहीं किया मैं कि आप MPhil तक आगे चले गए, फिर पीछे क्या है। तो 6 महीने से 9 महीने का कोर्स था, बहरहाल हंसी में कोर्स हो गया, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है वो काम आई। 1997 में स्पेशल DSC के नाम से असातिज़ा के तकर्रुरात आंध्र प्रदेश में हुए थे और 30 जायदादें हैदराबाद में नॉन लोकल की थी। नॉन लोकल को 15% सीट होती है, लोकल के लिए 85% होती है। तो मैं निजामाबाद शहर का लोकल था, लेकिन क्योंकि अब हम हैदराबाद में बस गए थे, मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था, तो अल्लाह के नाम लेके मैं नॉन लोकल में अप्लाई कर दिया। और वो जो इम्तिहान हुआ तो कोचिंग के कुछ टेस्ट होते थे उसके, तो उन टेस्टों में मेरा मुजाहरा उतना खास नहीं था। लेकिन जो है जब मैं असल इम्तिहान दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे सिलेक्शन में आ गया नॉन लोकल में। तो कलेक्टर साहब हमारे एक भनवर लाल के थे हैदराबाद के, तो इंटरव्यू ले रहे थे, मेरे MPhil की थी, तो आप बोल ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, तो क्या आप नौकरी जारी रखेंगे टीचर की या जो है फिर छोड़ देंगे। तो मैं बोला भाई मुलाजिमत तो नहीं है, हम टीचिंग करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने सवाल ये भी किया था कि तेलंगाना नहीं बना था जब, तेलंगाना के जो है अजला कौन कौन से है और हिंदुस्तान के सरहदी ममालिक कौन कौन से है। ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में हर किस्म के सवाल आते हैं। उससे जरा पीछे आता हूँ मैं, तो जब मेरा MA और MPhil चल रहा था तालीम, तो चूंकि रोजगार से जुड़ना ये घरों में भी कहा जाता है कि क्या करेंगे, देखो नौजवानों के सामने बड़ा सवाल होता है कि क्या कर रहे हैं, और नौजवान ये जवाब देना नहीं चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं एक ट्यूशन शुरू किया था 60 रुपए महीने का, और मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी 300 रुपए महीना, उसमें से भी बचत करता था मैं। ये मिसाल इसलिए भी बोल रहा हूँ कि देखिए यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप बचाकर मैंने घर के लिए फर्नीचर खरीदा था। तो बहरहाल ये इब्तदाई दौर की चीजें हैं। 97 में स्पेशल DSC जो है हैदराबाद में मेरा तकर्रुर हुआ इस उर्दू पंडित कोर्स के नाम से। तो उसी वक्त जो है जूनियर लेक्चरर के उन्वान से पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इम्तिहान था। और एक दिलचस्प बात वो शेयर करना चाहूंगा कि हमारी दादी माँ कहते हैं कि शादी करोगे तो रिस्क चलेगा। तो जिस वक्त मेरी मंगनी हुई जिस दिन, उसके दूसरे दिन सुबह में मुझे 1200 रुपए की प्राइवेट नौकरी लगी, और जिस दिन मेरा निकाह हुआ उस दिन मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान का फॉर्म दाखिल किया था। जिस दिन निकाह था मेरा, सुबह में फॉर्म दाखिल करने गया तो शाम में जो है फिर निकाह था। तो बहरहाल जो है 1 साल में टीचर की मुलाजिमत किया। उसके बाद मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंटमेंट का ऑर्डर आया। 900 लोग इम्तिहान लिखे थे 6 जायदादों के लिए। जब वो इश्तिहार आया था तो मेरे एक दोस्त रजी है फिजिक्स लेक्चर निजामाबाद से, और मैं जो है तो वो बोले कि वो इश्तिहार पे हाथ रख दिए
اور بولے کہ اس میں سے ایک پوسٹ میرا ہے. تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ 6 جائیدادوں میں 900 لوگ امتحان لکھتے تھے. انٹرویو کے بعد جب سلیکشن ہوا تو ریزرویشن کینڈیڈیٹ کے بعد پہلا نمبر میرا تھا. تو جونیئر لیکچرر میرا اپائنٹمنٹ ہوا 98 میں ناگر کنول ضلع محبوب نگر. وہاں 7 سال کام کیا. میں سنگاریڈی تبادلہ ہوا. پھر ڈگری اسسٹنٹ پروفیسر کا, چونکہ میں نیٹ امتحان پاس تھا, پی ایچ ڈی ہو گیا تھا, تو اسسٹنٹ پروفیسر ڈگری ظہیر آباد ڈگری کالج سے میرا پھر پوسٹنگ ہوئی اور وہاں پر 5 سال کام کیا. اس کے بعد نظام آباد میں گری راج کالج میں بہت اچھا کام کرنے کا موقع ملا, وہاں تبادلہ ہوا تھا. وہاں میں نے نیشنل سیمینار کروائے 3, 2 اردو میں اور 1 انگریزی میں. اس کے بعد جو ہے پھر محبوب نگر اسسٹنٹ پروفیسر تبادلہ ہوا. تو گزشتہ ابھی تک مجھے 20 سال میری سروس ہو گئی گورنمنٹ کی. اکثر میں بسوں میں سفر کرتا ہوں, کہیں جاتا ہوں, تو لوگ میری شباہت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مولانا آپ کس مدرسے میں پڑھاتے ہیں. تو میں جیب میں گرین پین بھی رکھتا ہوں, ابھی تو یہ پین ہے. تو بہرحال جو ہے پوسٹ میرا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور میں یہ شباہت برقرار رکھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں گلی میں بغیر ٹوپی کے جا رہا تھا, تو ہمارے دوست احباب بول کے ٹوپی لگائی, آپ پہچانے نہیں جا رہے. تو یہ میری شباہت جو بھی ہے دینی مدرسے کے طالب علم کی, اور میں اس کو لے کر جو ہے سرکاری جتنے بھی دفاتر ہے وہاں پر کام کرتا ہوں. تو یہ ملازمت کا سلسلہ رہا. تو الحمدللہ میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ علم دیا ہے اس کو عام کرنا چاہیے. یہ بات میں کہتا ہوں کہ جیسے دولت کی زکوٰۃ ہوتی ہے, دولت دی جاتی ہے, اس علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو عام کرنا چاہیے. تو میری زندگی کا مطمئن نظر یہ ہے کہ جو کچھ معلومات میرے پاس ہے اس سے میں 24/7 شیئر کرتے رہتا ہوں سوشل میڈیا کے. یہ میرا سفر رہا ہے. جی بہت ہی خوب, زندہ آباد. بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے یہ جو ملازمت کا سفر بتایا ہمیں, اس سے بہت سی میں کہوں گا کہ گرہیں کھلی ہوں گی, لوگوں کے ذہن بھی صاف ہوئے ہوں گے. آج یقین جانیے کہ تب تک شادی ہی نہیں ہوتی ہے جب تک کوئی ہاتھ میں نوکری نہ ہو. لیکن یہ جو آپ نے ایک بہت ہی فلسفیانہ اور میں کہوں گا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے بات کی, تو بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ حدیث بھی ہیں کہ آپ کو وہ رزق اپنا خود لے کے آتی ہے. اور اس طرح سے اس بیچ میں آذربائی جان سے ابراہیم صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے, کہتے کہ آذربائی جان سے سلام عرض ہے. اس کے بعد شیخ سیف اللہ صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر یشپال شرما جی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. فیضان صاحب ہیں, فیاض صاحب ہیں, اور نسیم اختر صاحبہ ہیں. تو یہ تمام ہمارے اس وقت ناظرین جو ہیں آپ کو دیکھ پا رہے ہیں, سامعین سن پا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ جو ایک سلسلہ در سلسلہ کڑیاں جوڑی ہیں. یہ واقعہ ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے دوستوں کے ساتھ بھی گزرا ہوگا. بہت محنت اور مشقت سے کہیں پہنچتا ہے آدمی, لیکن وہی ہے کہ ارادے نیک ہوں, ٹھیک ہے نا, اور عزم جو ہے وہ بلند ہو, تو انشاءاللہ منزلیں ضرور ملتی ہیں. اور شبہات کی بات کی تو ظاہر سی بات ہے, ہم اس شبہات پر بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ تمام سلسلے, لیکن اس بیچ میں ظاہر سی بات آپ شروع سے ہی یعنی مکتب یا مدرسہ یا تعلیم کے ساتھ جڑے رہے. اس بیچ میں یہ یعنی یہ جو ایک جس کو ہم جدید ٹیکنالوجی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بیچ میں ایک یعنی درسگاہوں سے نکلا ہوا شخص جو صرف حفظ قرآن ہی کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ایک مثال بنیں گے ہمارے لیے. یہ ٹیکنیک اور یہ جو جدید کمپیوٹر سائنس, انجینئرنگ, آئی ٹی اور ٹیکنیک, یعنی اس نیو ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت ساری فیلڈز ہیں. اس کے بیچ میں آپ کے میں کچھ مقالات بھی دیکھ رہا تھا, یوٹیوب پر بھی ہیں, اور جب ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں وہاں بھی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو اردو سے لگاؤ, اور پہلے یہ کہ آپ نے کن کن موضوعات پر لکھا, پھر ہم آئیں گے ٹیکنالوجی پر. موضوعات کون کون سے آپ کی زندگی کے, آپ کے اس علم و ادب کے خاص رہے؟ جی, لکھنے کے سفر کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ بچپن سے مطالعے کا شوق رہا ہے, جیسے آج ہمارے نوجوان فون دیکھنے کا جتنا شوق ہے, تو چونکہ اس زمانے میں میڈیا کا جو بھی معاملہ تھا, تو اخبار تھے, رسائل تھے, اور ریڈیو سننے کا مجھے بہت شوق تھا. لوگ مجھے اکثر بی بی سے کہا کرتے تھے, کیونکہ کرکٹ کمنٹری جہاں دنیا بھر میں میچ ہو, مجھے کرکٹ کمنٹری لگانے آتا تھا اور لیٹسٹ اسکور مجھے پتا چلتا تھا. اور اخبار سیاست پابندی سے میں پڑھا کرتا تھا, اور رسائل پڑھتے تھے. انگریزی اخبار, جیسے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ انگریزی اخبار بھی پڑھنا چاہیے. تو اردو میڈیم کے طالب علم ہونے کے باوجود اسپورٹس اسٹار اور آپ کے اس زمانے میں جو ہے
جتنے بھی کرانیکل، دا ہندو اخبار ہے وہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اور اخبارات پڑھنے کا شوق تھا، رسائل پڑھنے کا شوق تھا. تو جب حیدرآباد میں چونکہ میں آ گیا تھا تو ایم اے کی تعلیم چل رہی تھی، تو اخبارات میں مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 1997 میں جب میں اسکول میں جو ٹیچر اپائنٹ ہوا تھا تو دن میں نوکری تھی وہ 1200 روپے کی. 2 سال کا جو وہ پروبیشن پیریڈ تھا 1200 اور 1500 کا، اسی زمانے میں میری شادی ہوئی تھی. تو ہمارے استاد محترم جو ہے مجھے میری صلاحیتوں سے واقف تھے. تو حیدرآباد میں سیاست اخبار جو ہے بڑا نامی اخبار ہے، تو اس کے آگے جو ہے منصف اخبار جو ہے وہ جو موجودہ انتظامیہ ہے اس کو نیا نیا خریدا تھا. تو بہت سے سینئر صحافی سیاست اخبار سے نکل کر منصف چلے گئے تھے، تو سیاست اخبار میں خلا پیدا ہو گیا تھا. تو اسی وقت حیدرآباد میں ایک اخبار تھا ہمارا عوام کے نام سے، عارف الدین احمد صاحب کا. تو اس اخبار پہ میں صرف گیا، درخواست دیا، تو انہوں نے مجھے کچھ ترجمے کی سلپ دیے پی ٹی آئی کے، یو این آئی کے. تو مجھے چونکہ انگریزی سے مناسبت تھی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں مطالعہ جو ہے زندگی میں کام آتا ہے. آگے بھی میں کہوں گا اس ساری باتیں کہ ترجمے میں مجھے کیسے فائدہ ہوا. تو میں چونکہ انگریزی کا شوق تھا اور جملوں کی ترتیب اخبار پڑھتے پڑھتے ذہن میں آ گئی تھی، تو پہلی مرتبہ جو سلپ دی گئی تو میں جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس کی تھی تو اس کا ترجمہ کر دیا. تو انہوں نے دیکھا کیونکہ ان کا نیا اخبار تھا، صحافیوں کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو 1 مہینہ مفت میں ٹریننگ لینا ہوگا، اس کے بعد تنخواہ دی جائے گی. تو میں ہاں کر دیا. تو میں صبح اسکول کرتا تھا اور شام میں 4 بجے سے 10 بجے تک ہمارا عوام میں کام کیا. صرف 1 مہینے میں مجھے خبریں ترجمہ کرنے کا تجربہ ہو گیا. تو ہمارے استاد محترم پروفیسر انور الدین صاحب مجھے وہاں سے نکالے اور بولے کہ چلو سیاست اخبار میں تمہاری ضرورت ہے. وہاں ظہیر صاحب جو مینیجنگ ایڈیٹر ہے، عابد زاہد علی خان صاحب جو ہے اس زمانے میں، جگر صاحب بھی تھے. بہرحال جو ہے تو سیاست اخبار میں میرا تقرر ہوگا شام میں 4 بجے سے 10 بجے تک، اور 3500 روپے وہ لوگ آفر کیے. صبح 1200 روپے اور شام میں 3500. تو سیاست اخبار کی نوکری سے مجھے بہت فائدہ ہوا، کیونکہ میرا اسپورٹ میرا میدان تھا. تو کرکٹ کا جو بھی خبریں تھی، اظہر الدین کا اس زمانے میں زمانہ تھا، تو جتنے بھی ٹیسٹ میچ وغیرہ ہوتے ساری جو ہے رپورٹنگ میں انگریزی پی ٹی آئی سے مشین سے نکلتی تھی، تو وہ کرتا تھا میں. تو سیاست میں 96 اور 97 میں تقریباً 1.5 سال کام کیا. تو وہیں اس کے بعد مجھے جے ایل کی نوکری ملی تو میں آگے بڑھ گیا. تو اس زمانے میں چونکہ اخبار کا ایکسپوجر ہو گیا تھا اور صفحے 3 پہ میں عالمی خبریں بھی کرتا تھا، کیونکہ اردو سے مناسبت تھی. تو ہمارے معراج مرزا کے نام سے مرحوم جو ڈیسک انچارج تھے، تو وہ میں اے پی جے عبد الکلام کی جو جتنے بھی تقاریر وغیرہ کی خبریں ہوتی تھی وہ سلیس اردو میں جب ترجمہ کیا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے. تو بہرحال یہ جو سلسلہ رہا تو اس سے مجھے لکھنے کا شوق ہوا. تو جتنے جیسے مذہبی سپلیمنٹ ہوتے ہیں، شب معراج کے، شب برات کے، شب قدر کے، ماہ رمضان کے، تو شروع میں اسلامی موضوعات سے مضامین لکھا میں. اور ایک جو ہے معارف القرآن کے نام سے میں سارا مطالعہ کیا تھا مفتی جو ہے شفیع صاحب کی. اس میں بہت ہی اچھے انداز میں موضوعات ہیں، تو اس سے بہت سے میں موضوعات کو نکال کے میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھا. تو یہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد جب میری نوکری ہوئی تھی ناگر کرنول میں، تو وہاں میں سیاست اخبار میں جو بھی یہ مضامین لکھ کر بھیجتا تھا. تو ہمارے ایک اسکول کی کالج کی لائبریری میں خدیم ایک کتاب مل گئی تھی، جس کی ایک حمید اللہ کے نام سے ایک حیدرآباد کے نامور خانون دا گزرے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ، جو پیرس میں رہے. ان کی کتاب مجھے بوشیدہ حالت میں ملی تھی. اس کو ایڈٹ کر کے میں سیاست میں چھپوایا ساری. اس کے علاوہ حیدرآباد تہذیب و معاشرت کے عنوان سے ایک کتاب ملی تھی، تو اس کو بھی میں ایڈٹ کر کے سیاست میں سلسلہ وار چھپایا. سپلیمنٹ اس زمانے میں نئے نئے شروع ہوئے تھے منصف میں سیاست میں، تو سپلیمنٹ کی ضرورت کے حساب سے مضامین لکھتا تھا. اور ادبی صفحے میں جو مضامین آتے اس پر میں تبصرے بھی لکھا کرتا. تو یہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس زمانے میں میڈیا کا سلسلہ نہیں تھا، تو اخبارات میں منصف ہے، سیاست ہے، اور رہنمائی دکن ہے، اور رسائل میں دیکھیے آپ کے اس زمانے میں ہمارا آندھرا پردیش میگزین نکلتا تھا، اور دیگر رسائل میں جو ہے میرے مضامین چھپنے شروع ہوئے. اس کے بعد جب میں سنگاریڈی آیا 2009 کی بات ہے، اس وقت جو ہے دیکھیے کمپیوٹر کیا ہے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے تو سر میں درد ہوتا. لیکن ہمارے کسی نے کہا کہ کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں آتا 10 روپے خرچ کر کے انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھ جائیے، جو مرضی میں بٹن دبائیے، اگر غلط ہے تو وہ آپ کو راستہ بتائے گا. تو 2009 میں کمپیوٹر لیا اور وہاں سے ای میل کیسے بنانا ہے وہاں سے سلسلہ شروع ہوا.
अगर आपके सवाल आते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ आगे। ये जो है सिलसिला बहुत अच्छा लगा, चूंकि मैं आज दोपहर में भी यही सोच रहा था कि उर्दू को सिर्फ हम निसाब का हिस्सा ना बना के रखें, अपने इस यानी खोल से बाहर निकलें। हमें दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत सारे मौके हैं कैरियर काउंसलिंग के। अगर हम देखें, जैसे अभी आपने बात की, चाहे वो रोजनामे हो, चाहे वो हफ्तावार हो, चाहे 15 रोजा हो, चाहे वो माहाना मैगजीन्स की बात करें, रसायल जरायद की बात करें, सह माही हैं, शश माही हैं। तो इसके लिए मैंने भी यही देखा कि जैसे आपने तराजिम किए हैं, बहुत ही ज्यादा जो है रिसोर्सफुल हो सकते हैं हम लोग। हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिसोर्सेज और रिसोर्सेज से लेकर हम अपने हसूलियाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी बेहतर से बेहतर जो है नौकरियां हासिल कर सकते हैं, रोजगार हासिल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी है कि पढ़ें, मुताला बहुत जरूरी है, ना सिर्फ उर्दू के साथ दीगर जुबानों का भी, अंग्रेजी उनमें एक है। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि जैसे आपने जहां तक पहुंचाया मुझे, इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर पूछूंगा कि तालीम में आज बिलखुसूस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, और खासकर ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसको हम कोरोना काल कह रहे हैं, कोरोना का ये अहद कह रहे हैं, जिसने कल तक हम जिन बच्चों को रोका करते थे कि भाई कॉलेज में आपने मोबाइल नहीं लाना है, क्लास की तो बात ही नहीं है, आज उन चाहे बड़े बच्चों से लेकर छोटे कमसिन बच्चों तक की बात करें, उनके हाथों में मोबाइल है, उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, उनके सारे सिलेबसेस जो हैं उसी में कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो तालीम का ये जो नया रुख सामने आ रहा है, आप जिससे यानी कोसों हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक मौलवी नुमा शख्स जो है जदीद टेक्नोलॉजी से 2009 में आपने कहा कि मैं बैठा और ये ईमेल वगैरह सीखा। तो मैं चाहूंगा कि आपकी वसातत से वो जमाना क्या था और आज का जमाना क्या है, तालीम और ये टेक्नोलॉजी। हाँ, जैसे मैं कहा था कि चूंकि मैं लेक्चरर था और कंप्यूटर का नया नया दौर था, बच्चे भी बोले कि कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि दीनी माहौल है, तो हम घर में टीवी नहीं रखे थे। तो बहरहाल जो है 2009 में हैदराबाद से बड़ा सा जो है डेस्कटॉप हम लोग खरीद के लाए। उस वक्त इंटरनेट के बड़े मसाइल थे, तो BSNL के जरिए से जब हम इंटरनेट लिए तो बिल्कुल जो है 5 MBPS या 10 MBPS का कुछ मसला था, तो वो जो है बिल्कुल डाउनलोड होए बाद कोई चीज नजर आती थी। तो उस वक्त मैं ईमेल बनाया, फिर देखिए उसके बाद फेसबुक अकाउंट खुला। तो चूंकि शुरू में जो है बड़ा मुश्किल होता है कंप्यूटर पे बैठना, लेकिन कंप्यूटर के बारे में एक है कि जब आप बैठेंगे कुछ ना कुछ करेंगे तो सीखते जाएंगे। और चूंकि तो यूट्यूब तो खैर बाद में उसका हमारी स्पीड बढ़ी है, तो छोटे छोटे वीडियोस में या गूगल पे हम कोई चीज सर्च करते हैं, कोई मसला आ जाए तो कैसे करते हैं, ईमेल बनना। और फेसबुक अकाउंट बनने के बाद यूनिकोड में उर्दू लिखना तभी सीखा मैं, 2010 की बात है कि इन पेज तो मुझे आता था। तो क्योंकि एक बात वो भी है कि SSC के बाद हमारे घरों में कहा करते थे कि टाइपिंग सीखो, ताकि गवर्नमेंट जॉब आपको जो है टाइपिंग से भी मिल सकती है। तो उस जमाने में मैं SSC के बाद जो टाइप सीखा था, वो टाइप मुझे जिंदगी में आज बहुत काम आ रहा है। ये फिंगरप्रिंट जितने भी हमारे जो चलते हैं, तो मैं जो है इन पेज सीखा मैं, और इन पेज से अपने जो है फिर मज़ामिन लिखने लगा। इंटरनेट लेने के फौरी बाद निजामाबाद में हमारे एक दोस्त है, तो सैयद असद के नाम से, आज का तेलंगाना के नाम से वो अखबार निकाले, और उस जमाने में 2010-11 की बात है, वो फेसबुक पे डेली पेज डाल देते थे। हालांकि निजामाबाद जो है हैदराबाद के बाद उर्दू के हवाले से एक बड़ा शहर है। तो उन्होंने, मैं देखा कि हमारे दोस्त का ही अखबार, तो मैं उनको बोला कि भाई मैं ईमेल से कुछ चीजें भेजूंगा, आप अपने अखबार में लगाते जाओ। तो देखिए उस जमाने में चूंकि अखबार में छपने का शौक था, और ये जो है फौरी मामला है कि आज भेजो कल अखबार में छप जाता है। तो मैं सिलसिला शुरू किया मज़ामिन लिखने का। तो रोजाना एक मजमून के उन्वान से तकरीबन 5 या 6 महीने सिलसिला चला। रोज शाम में एक मजमून में टाइप करता था, मुख्तलिफ मौज़ूआत के, अदबी मौज़ूआत है, साइंसी मौज़ूआत है, और मजहबी मौज़ूआत है। और बड़ा अच्छा लगता था कि कलर में वो लगा के मेरी कलर फोटो के साथ, तो वो जो है फिर रोजाना फेसबुक पे उसको हम शेयर करते थे। तो 2009, 10, 11 की बात है ये। तो उस वक्त जो है ऑनलाइन मेरे मज़ामिन छपने लगे। तो एक बुनियादी बात यही है कि मैं अक्सर जो है तदरीस का, चूंकि मेरा वाबिस्तगी है, बच्चों से कहता हूं कि एक जमाना था कि पढ़ना लिखना जिसे नहीं आता है उसे जाहिल या नाखानदा कहते हैं। आज के जमाने में जिसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है
वो जाहिल है। क्या बात तो है, कंप्यूटर जदीद चलाने ये आना बहुत बहुत बड़ी जरूरी बात है। आपने कही है कि वक्त के हाँ साथ चलते रहना ही फन जी, कहलाता है। आप और देखो जो कोरोना इन के बाद जितने असातिज़ा जी आपके ऑनलाइन क्लास लेने के लिए परेशान थे, मैं एक दिलचस्प बात कहूंगा, आगे जाके फिर पीछे आना है, कि जी जब मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे दोस्तों, चूंकि मुझे सीखने का जज्बा है, तो हमारे दोस्त अहबाब से पूछा कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा है। तो जी उन्होंने, शायद 25 मार्च का मैं जिक्र कर रहा हूँ 2020 का, जूम जी ऐप का जिक्र किया था। तो फौरी मैं डाउनलोड करके हमारे स्टूडेंट को लिंक भेजा, और मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत आने से पहले हमारी रियासत के सारे असातिज़ा में सबसे पहले ये ऑनलाइन क्लास लेके बताया। मैं उसको तजुर्बे को जिंदाबाद। शेयर किया, तो लोग जो है क्या फिर उसको बात। लेने लगे। तो ये 2009-10 में जो है मैं कंप्यूटर पे उर्दू लिखने लगा। सोशल मीडिया पे मेरा जो है, जैसे व्हाट्सएप तो बाद में आया था, फेसबुक पे फिर हमारे दोस्त अहबाब से सिलसिला जोड़ा। तो उर्दू के नाम से जो है ग्रुप था, उसमें बहुत ही दिलचस्प हमारी बहसें होती थी। तो सोशल मीडिया पे उर्दू लिखना ये भी एक बड़ा चैलेंज था। तो जो यूनिकोड उर्दू आया है, उसमें हम लोग उर्दू लिखने लगे, और ऐसे ग्रुपों में शिरकत रही जिसमें उर्दू में ही लिखना लाजमी होता है। तो उर्दू वाह। रस्मुल खत को आम करने के लिए सोशल मीडिया पे उर्दू लिखना जरूरी है। तो जब मैं गिरिराज कॉलेज में आया था, तो आलमी यौम मादरी जबान होता है 21 फरवरी को, तो मेरे जहन में हमेशा होता है कि कुछ नया करना चाहिए। तो मैं क्या वाह। किया कि हमारे पास दस्तियाब वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करना सीखना है। तो हम वाह। लोग क्या किए कि एक मुहिम शुरू करे कॉलेज के लिए, कि फोन में उर्दू, घर घर में उर्दू। वाह तो हम लोग क्या क्या बात है। किए, पांच बच्चों की टीम बनाया मैं, उनको एक जर्सी लिया मैं पिंक कलर की, पीछे वो लोगो टाइप कराया, फोन में उर्दू, घर क्या घर बात। में उर्दू। तो क्या मेरे बात। पास फोन था इंटरनेट का, और हम लोग शाम के औकात में मार्केट में जाते थे बच्चों के साथ, जर्सी पहन क्या लेके, क्या दुकानों बात में, है। स्कूलों में, घरों में, लोगों का फोन लेके उनमें हमारे इंटरनेट डाटा से उनके फोन वाह। में उर्दू टाइपिंग का ऐप हमने शामिल किया, और को ऑन हैंड उर्दू लिखना सिखाया, और बोले कि क्या उर्दू बात। हमारी मादरी जबान है, और फोन में ये जिंदाबाद। सहूलत है, आप फोन में उर्दू लिखिए। हम इसकी तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाले, तो ना सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना, बल्कि सारे इंडिया में और पाकिस्तान, बरतानिया वगैरह में उस मुहिम का बड़ा अच्छा तासुर हुआ, कि फोन बहुत में बहुत उर्दू, घर मुबारक। घर में उर्दू। इस मुहिम से उर्दू रस्मुल खत को जिंदा कर, बहुत से ताजिर बोले कि हमारी मादरी जबान उर्दू है, आपने हमको उर्दू लिखना सिखाया। तो ये जो उर्दू में लिखने का हम जो है मुहिम चला रहे हैं, ये सिलसिला आज वाह। भी जारी है। तो हम जितने भी ग्रुप्स हैं, ऐसे ही ग्रुपों में रहते हैं जहां उर्दू में लिखा जाता है, मैं और ये जो ग्रुप्स है पर भी बहुत बात जरूरी है। करूंगा। मैं आपको हाँ बताता चलूं कि मोहसिन खान साहब आपको सलाम और दुआ से नवाज रहे हैं। जी, अब्दुल हकीम काफियत साहब, से। मैं इसलिए नाम लेना हम्म, जरूरी समझता हूं कि इसमें बहुत सारे हाँ आपके दोस्त अहबाब होंगे, तो है, एक तो मोहसिन आपको खान भी है पता जी। लग जाए। जी जी, तो उनको जी भी थोड़ा सा शमूलियत का जी एहसास हो। मोहसिन खान जी, साहब हैं, अब्दुल हकीम साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, माशाअल्लाह, मुश्ताक सैयद अहमद वानी जी सलीम। कश्मीर से हैं जी। जी जी जी, सैयद जी सलीम बुखारी साहब हैं, असलम जी, आलम बनारसी साहब हैं, बनारस से आपको हाँ देख रहे हैं। परवेज मुजफ्फर साहब हैं, हनफी साहब के जी, साहब। हमारे हाँ दोस्त जावेद अनवर साहब कह रहे हैं कि मैं ट्रेन में हूं, लेकिन नेटवर्क की जी दिक्कत के बावजूद फारूकी साहब जी, को मेरा सलाम। तो वालेकुम सलाम। अबू जर मोहम्मद हैं, असलम आलम बनारसी साहब कह रहे हैं कि खुश आमदीद। तो इसी तरह जी, सैयद इरफानुल्लाह कादरी साहब हैं। ये ये तमाम लोग कर्नाटक जो से है। हैं जी, जी उर्दू जी, तो ये एकेडमी हमारे कर्नाटक साथ। के हैं जी। जी जी जी, तो अबूजर साहब लिख भी रहे हैं कि फरोग और ये तरक्की का जो सिलसिला है, ये अल्लाह कायम और दायम रखे। बहुत ही जी खूबसूरती से आपने अभी जाते जाते कहा कि घर घर में उर्दू, हर मोबाइल में जी उर्दू, और ये जो अज़म और हिम्मत के बाजारों में निकलना, लोगों के साथ जुड़ना, ये तो एक तहरीकी काम जी था। तो जी इसी बीच में ये सवाल भी उठेगा कि ये जो हमारा उर्दू रस्मुल खत है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। जी, एक तो ये आपने बहुत अच्छा देखिए, व्हाट्सएप वाला हाँ, तरीका। चूंकि उर्दू से वाबिस्ता है, और उर्दू की जी, रोटी खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रोटी खाते हैं, तो हम बेशक। असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है, और उर्दू अदीब और शायर जो एक नस्ल खत्म हो रही है, उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो उर्दू में बात करती है, लेकिन जी फिर रोमन में आ जाते हैं वो लोग, तो उन तक जी। उर्दू पहुंचाना हमारी जो है बड़ी मिली जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है। कि वाह। जबान के ताल्लुक से आप भी जानते हैं कि जबान एक नामियाती शय है, जिंदा शय है। अगर उसको बढ़ता जाएगा तो जिंदा रहेगी,
वरना जबान जो है फिर हमारी नजरों के सामने मिटती जाएगी। ये क्योंकि आलमी प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं कहता हूँ शुमाली हिंद में खासतौर से यूपी बिहार वगैरह में लोग हिम्मत हार रहे हैं और जो है फिर वो दूसरी जबानों में अपना कलाम लिखकर और छाप रहे हैं और कह रहे हैं कि क्योंकि डिमांड नहीं है। लेकिन हमको मजबूर करना है कि उर्दू में अगर कोई मैसेज भेजे तो वो पढ़ें। जैसे कहा जाता है कि हमारे उस्ताद ने वाकया सुनाया कि एक खातून को जो है उसका शौहर बाहर रहता है और वो खातून इंडिया में है, उसकी शादी हो गई है और पढ़ना लिखना नहीं जानती है, तो शौहर उसको एक खत लिखकर चेक देकर भेजा, कुछ हिदायतें भेजा। अब ये खातून पढ़ना नहीं जानती तो वो 2-3 लोगों से पढ़वाएगी कि खत में क्या लिखा है। शौहर ने कुछ हिदायतें लिखी कि 20-30 हजार रुपए है, इनको ऐसे ऐसे खर्च करना है। तो हमारे उस्ताद बोले कि ये कुरान जो है अल्लाह मियां का खत है तुम्हारे नाम पे, और खत में क्या लिखा है तुमको पता नहीं, तो वो पढ़ना चाहिए। तो आज उर्दू के हवाले से भी मैं ये कहूंगा कि हमारी तहजीब सारी की सारी उर्दू जबान में है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उर्दू का माहौल पैदा करें। तो रस्मुल खत के हवाले से आज हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। पहले के मुकाबले में ज्यादा अखबार छपते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर जितने पोर्टल्स हैं उर्दू के, पहले के मुकाबले में बहुत हैं। सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडियम है उर्दू रस्मुल खत को जिंदा करने के लिए। इसके अलावा हम उर्दू वाले मायूस ना हो और एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आप मैं मिसाल देता हूं, मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं कि मैं गजेटेड ऑफिसर हूं तो मेरा एक स्टाम्प होता है दस्तखत करने का, तो मैंने पहली मर्तबा शायद उर्दू में मेरा स्टाम्प बनवाया है। ऊपर उर्दू है, नीचे अंग्रेजी है। तो हमको मायूस होने की जरूरत है। जितने भी दस्तखत करता हूं मैं तो वो स्टाम्प लगाता हूं, जहां जहां स्टाम्प जाता है उर्दू में मेरा नाम जाता है। हमारे तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू का माहौल चल रहा है, तो हम उर्दू अकेडमी तेलंगाना से भी मेरे वाबिस्ता किए। मेरे दोस्त डॉक्टर गौस साहब उसके सेक्रेटरी हैं। बहुत से हम इख्तिराई प्रोग्राम शुरू किए हैं उर्दू अकेडमी से भी, बच्चों का रिसाला निकाले रोशन सितारे के नाम से। हमने अपनी स्टाम्प जो है वो भी उर्दू में ही बनवाई, और लेकिन 1-2 जगह कहीं ना वो ऑब्जेक्शन उठा लिया कि भैया ये क्या है। मैंने कहा यार ये वही है जो अंग्रेजी जी हाँ। तो उर्दू वालों को मायूस नहीं होना चाहिए। उर्दू का माहौल पे हैदराबाद की मिसाल देता हूँ कि आइंदा नस्लों तक उर्दू पहुंचाने के लिए क्या करें। सियासत अखबार में आज से 30 साल पहले जो है जाहिद अली खान जो है उनके एडिटर जो अपने वालिद आबिद अली खान के मरहूम के नाम से एक सिलसिला शुरू करे, उर्दू दानी, उर्दू जबान दानी, उर्दू इंशा। ये शुरू के 3 इब्तिदाई कोर्स है। इसके लिए उन्होंने किताबें छापी, मुफ्त में किताबें और कापी कलम और स्टडी सेंटर देते हैं 40 दिन सिखाने के लिए। साल में 2 महीने जो है खवातीन, लड़कियां और गैर जो उर्दू दान है उनको उर्दू सिखाया जाता है, और उनका साल में 2 मरतबा इम्तिहान होता है, उनको सनद दी जाती है उर्दू सीखने की। तो ये गुज़िश्ता 20-30 साल से 20 साल से कामयाबी से प्रोग्राम चल रहा है। गरमाई मदारिस में भी बच्चों को उर्दू सिखाई जाती है। तो आज वालिदैन की जिम्मेदारी है जो इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं वो अपने बच्चों के सामने एक अखबार उर्दू का रखे, एक उर्दू का रिसाला रखे और उनको उर्दू में बात करें। एक मिसाल देता हूं कि अमेरिका में हमारे मामू हैं, 3-4 मामू, तो वो कहते हैं कि उर्दू जबान को जिंदा रखने के लिए हमने ये किया कि हम अपने बच्चों से लाजमी उर्दू में बात करते हैं, हालांकि वो अंग्रेजी माहौल में है। तो आज उनके बच्चे बड़ी अच्छी उर्दू बात करते। तो आज हम लोग भी जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते तो ठीक है, लेकिन उर्दू तालीम की उनकी जो है इंतजाम करवाएं, उसके लिए ट्यूटर रखवाएं। और ये कौमी काउंसिल की वेबसाइट पे भी उर्दू लर्निंग का कोर्स है। उर्दू अकेडमी तेलंगाना वाले भी उर्दू लर्निंग करा रहे हैं। देखिए देखो IAS अफसर जो है उनको भी उर्दू सिखाई जा रही है, और हम लोगों से कहा जा रहा है कि उनको उर्दू सिखाने के लिए आप लोग क्लासेस लीजिए। और मैं एक नारा दे रहा हूं कि हमारा तेलंगाना में, क्योंकि तेलुगु जो है हमारी जबान है पहली, तो हमको लाजमी तौर पर तेलुगु पढ़ना पड़ता है। तो उर्दू वाले जो है तेलुगु वालों से मुतालबा करें कि आप भी अपने स्कूलों में तेलुगु उर्दू पढ़वाइए। उसके लिए एजाजी तौर पर उर्दू जानने वाले वो जो है स्कूलों में जाकर एजाजी क्लास में, तेलुगु हम पढ़ रहे हैं तो उनको भी चाहे उर्दू पढ़ना चाहिए। एक अमली काम मैं ये भी किया कि अक्सर मरकजी इदारे होते हैं, वहां एक बोर्ड होता है हिंदी लफ्ज सिखाने का, तो उससे मैं तरगीब लेके एक बोर्ड हमारे कॉलेज में शुरू किया, लर्न ए वर्ड डेली इन 4 लैंग्वेजेस। अंग्रेजी में हम एक लफ्ज लिखते, उसको हम उर्दू में, तेलुगु में और हिंदी में लिख के
ब्रैकेट में प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में लिखते हैं। तो हमारी इस कोशिश से रोजाना हमारे कॉलेज में 3000 बच्चे हैं और जो एम्प्लॉइज हैं रोजाना एक लफ्ज सीख रहे हैं। तो वो लोग जुस्तजू से देखते हैं कि आज क्या लफ्ज लिखा है। तो मैं इसके लिए मिसाल देता हूँ, 500 रुपए का एक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड, आप खुद अपने जेब से लगाइए, ऐसी जगह बोर्ड लगाइए जहां सबको नजर आता। उर्दू ये आपके कौमी काउंसिल की वेबसाइट पे रोजाना उनके स्क्रीन पर एक लफ्ज लिखा जा रहा है, उसकी मदद से एक शेर भी दिया जा रहा है। आप कोई लफ्ज लीजिए और बच्चों को, जो स्टूडेंट है, उनसे लिखवाइए ताकि उनको तरगीब हो, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे लगाइए। तो रोज एक लफ्ज सिखाएंगे, खतरे खतरे से दरिया भरता है। तो ये जो है उर्दू वालों की जिम्मेदारी है, नई नस्ल की खास तौर से, कि कई असातिज़ा है, 60,000 से लेके 1 लाख तक तनख्वाह है, लेकिन उनको अपनी जबान से मोहब्बत नहीं है और अपनी मुलाजिमत से मोहब्बत नहीं है। तो अगर हम अमली काम करेंगे और पूर्ण उम्मीद रहेंगे तो हमारी जबान जिंदा रहेगी। और देखो फेसबुक पे उर्दू अफसाने के अच्छे ग्रुप है और भी कई ग्रुप है जिससे उर्दू का चलन आम हो रहा है। तो हमको उर्दू रस्मुल खत को आम करना चाहिए। इसके अलावा मैं हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी है, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, वहां पर भी तजवीज रखा कि उर्दू यूनिवर्सिटी सारे दुनिया की है, तो वहां पर भी जो है उर्दू को फरोग के लिए कोई इकदाम होने चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्सेज के उन्वान से। बहरहाल जो है हर जानिब से अगर कोशिश रहे, और उर्दू के मुशायरे हैं, और आपके देखिए गजल हमारी एक ऐसी है कि गैर उर्दू दान बहुत पसंद करते हैं, तो हमको माहौल बनाना है, बस यही कहना चाह रहा था। बहुत ही खूबसूरत ये जो आपने कहा कि हमें अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बनाना है कि हमें उस एहसास कमतरी से बाहर भी निकलना है कि हम उर्दू वाले हैं तो क्या हुआ, हम तहजीब याफ्ता हैं, हम शऊर वाले हैं, हम अदब वाले हैं, हम अखलाकियात के मालिक हैं। तो ये दूसरों से बात करें, दूसरों के साथ मिलें, उर्दू पढ़ें, पढ़ाएं, ये जो आपने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की है अपने इर्द गिर्द, ये बहुत खूबसूरती से मैं कहूँगा कि बातों बातों में पैगाम हमारे नाजरीन तक, हमारे सामीन तक पहुँच भी रहा है। और इसमें अब्दुल कद्दूस साहब हैं, आलम बनारसी साहब हैं, मोहम्मद असगर साहब हैं, अमानुल्लाह सागर साहब हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो मतलब यहाँ बार बार वो आपको सलाम दुआ से नवाज रहे हैं। कहना यही है कि ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला आपने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें कामयाबी भी आप हासिल करते ही जा रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जब किसी मेहमान से गुफ्तगू हो तो कुछ ना कुछ नया हाथ आए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो आज ये जो आपने घर घर में उर्दू वाली बात की, फिर अपने आसपास ये जो उर्दू वाला एक माहौल बनाने की कोशिश की, इस बीच में और फिर ये रस्मुल खत के जो आपने इसको यानी बचाने की और इसको बढ़ावा देने की बातें की, अखबारात खरीदने और अखबारात पढ़ने का एक सिलसिला, बड़ी खूबसूरती से बातें आगे चल रही हैं, आप आगे भी इंशाल्लाह रहेंगी। लेकिन इस बीच में मैं आपका जब फेसबुक देखता हूं तो वहां आपकी दिलचस्पी शेर व शायरी से भी बहुत ज्यादा देखता हूं। तो आप खुद शेर लिखते हैं या नहीं ये तो मुझे इल्म अभी होगा, लेकिन इतना आपने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा था कि वालिद मोहतरम का कोई शेरी मजमुआ भी मंजर आम पर आया है, तो अपने या अपने वालिद मोहतरम के अगर कुछ अशार हो जाए तो गुफ्तगू में फिर आगे हम एक सिलसिला नया शुरू करेंगे। हाँ, मेरा चूंकि इल्मी सफर ऐसा रहा कि एक मुनासिबत जिसे कहते हैं, नस्र से मुनासिबत रही, मजमून निगारी भी। देखिए देखो जब भी कोई मुझे टॉपिक दिया जाता है तो आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर मजमून तैयार हो जाता है। और जैसे जितने शोरा की बात हम कहते हैं, इकबाल है, गालिब है, उनकी अपनी जो है वारदात खलबी जिसे कहते हैं, और उस जमाने में शायरी का माहौल था, तो जो है लोग अगर पानी का गिलास भी पूछना है तो शेर में कहते थे, पता नहीं क्या है। तो इत्तेफाक देखिए कि वालिद साहब जो है हमारे उस्ताद शायर गुजरे हैं, मोहम्मद अयूब फारूकी साबिर, और आपका एक शेरी मजमुआ आखिर शक के हमनशी, ये बड़ा मकबूल हुआ, दिलाबाद में इसका जो है इफ्तिताह हुआ। फेसबुक की मेरी टाइमलाइन पर वो मजमुआ मौजूद है। और वालिद साहब का एक शेर है कि यारब इस बहते पानी की उम्र हो दराज, यारब इस बहते पानी की उम्र हो दराज, इसमें कागज की किश्ती छोड़ गया कोई बच्चा। वालिद साहब जो है बड़े अच्छे अशार कहे हैं। और आखिर शब के हम सफर जो है मेरे खास से खुरतुल हैदर का वो तो किताब मजमुआ है, तो उसी नाम से इन्होंने ये किताब लिखी। और वालिद साहब के शोरा जितने शागिर्द रहे,
उसमें भी बहुत से, जैसे पागल आदिलाबादी है, जमील निजामाबादी है, बेलन निजामाबादी के नाम से जिद्दा में अक्सर मशहूर हैं। ये एक सिलसिला वाली साहब के अतराफ रहा। लेकिन इत्तेफाक से कि शायरी की तरफ मेरा रुझान बिल्कुल नहीं रहा, और इकबाल के अशार जो है हम पढ़ते हुए, जैसे यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फाते आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, अक्सर मैं ये शेर जो है हमारे तलबा को बोलता हूँ कि यकीन मुहकम होना चाहिए, अमल पैहम होना, तो तभी जिंदगी में हम एक मुकाम पा सकते हैं। और कोई काम करो तो उसको इस्तिकामत से करना चाहिए। जी, निदा फाजली ने भी बिल्कुल इसी तरह का एक मफहूम बांधा है कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो ये सही है कि हमें कोशिशें करनी है और हमें आगे बढ़ना है। इस बीच में सऊदी अरब से नूर जमशेदपुरी साहिबा का आपको सलाम है। अमानुल्लाह खान सागर साहब का एक सवाल है, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर नक्शब मसूद, चेयरमैन इंटरनेशनल अफसांचा फाउंडेशन, आपको खैर मकदम कह रहे हैं। दाऊद अहमद साहब आपको सलाम और दुआ से नवाज रहे हैं। यूनुस डार साहब आपको सलाम, और हसन इमाम सिद्दीकी साहब आपको सलाम और दुआ से नवाज रहे हैं। और मैं जी बड़ी ही अच्छी और दिलचस्प गुफ्तगू भी हो रही है। और ये जो मुकद्दर की बात की आपने, हौसले और हिम्मत की बात की, बेशक मैं यहाँ आपके वालिद मोहतरम के शेर भी सुनना चाहूँगा, इसलिए कि एक सिलसिला जब हम गुफ्तगू का शुरू करते हैं तो हमारे कुछ नाजरीन और सामीन ऐसे भी होते हैं कि जो शेर सुनना ही पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम जो नसरी और टेक्निकी बातें कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर वालिद मोहतरम के ही दो चार अशार हो जाएं, ये अलग बात है कि आप पर उनका साया शेर के एतबार से नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो क्या है इसमें? हाँ, जहन में नहीं है मेरे। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि वालिद साहब का जो मजमे कलाम है मेरी टाइम लाइन पर है। देखिए, एक शायरी जो है सीखने की चीज भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी मुनासिबत, जैसे अल्ताफ हुसैन हाली का हम मुकदमा शेर शायरी पढ़े थे, तो हमारे निजामाबाद से एक शायर गुजरे हैं, चक्कर निजामाबादी, मरहूम हो गए। तो वो शेर कहने का एक उन्होंने मिसाल बताए कि कैसे आसानी से भी शेर कहा जाता है। वो एक मिजाही अंदाज का है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि शायरी क्या मामला है। तो उन्होंने कहा था कि मिल गई मिल गई मिल गई, पहले मिसरे में 3 मरतबा उन्हें वो मिजाहिया कलाम सुना रहे थे, मिल गई मिल गई मिल गई। हाँ, तो अब सामईन मुंतजिर है कि क्या मिली। सब लोग अपने अपने अंदाज से वो कुछ बोल रहे थे। कुछ वक्त के बाद उन्होंने कहा नौकरी नौकरी नौकरी। क्या बात है, क्या बात है। ये बहरहाल जो है, हैदराबाद में हमारे सरदार सलीम साहब हैं और फारूक शकील साहब हैं, उर्दू एकेडमी के ज़ेर तमाम जो है अरूज की जो है क्लासेस चल रही है। तो मेरे जहन में भी था कि कुछ शायरी होना चाहिए, लेकिन जिंदगी के जो भी मसरूफियात हैं और जो है मुनासिबत जिसे कहते हैं, तो मिजाहिया कुछ मैं शुरू किया था, लेकिन अब जहन में नहीं हो अशार। तो हम इससे हटके आपको यहाँ जैसे सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे थोड़ा कहीं घूम के अगर आगे पीछे नजर देता हूँ, अपने दोस्त अहबाब की कुछ ना कुछ हल्की फुल्की सुर्खियां झलकियां नजर आती हैं। मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा उस पर मुतहर्रिक हैं, इस वक्त जो उर्दू वाले हैं टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़े, और ये जो सोशल मीडिया है इसमें एक भरमार है, इससे बचना भी है और इससे फायदा भी उठाना है। तो उर्दू जुबान और अदब को इस सोशल मीडिया से क्या फायदा हो सकता है या क्या हुआ है? कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन से ऐसे एप्स हैं जिनसे हम फायदा हासिल कर सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड हो सकते हैं, जुबान और अदब का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सकता है, यानी सोशल मीडिया और उर्दू, इस पर मैं चाहता हूँ कि आप। हाँ, तो जैसे मैं सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लगाया था, फेसबुक से मेरे लगाव ज्यादा रहा है, हालांकि आजकल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे नौजवान ज्यादा है। तो मैं क्या कि इब्तिदा में तो मेरी टाइमलाइन थी, उसके बाद ग्रुप क्या होता है, तो अपने कॉलेज के तलबा के लिए मैं ग्रुप बनाया शमए फरोजा के नाम से, और इसका कॉन्सेप्ट उठा के 24x7 तालीम, 24 घंटे तालीम। तो उस ग्रुप में असातिज़ा भी है हिंदुस्तान से, और उसके अलावा तलबा भी है। तो तलबा जो है सीखने के उन्वान से कुछ भी पैगाम वहां पर दे सकते हैं, और उनके लिए उर्दू से अच्छी अच्छी चीजें मैं वहां शेयरिंग किया करता था। बाद में फरोग उर्दू के लिए एक बज़्म उर्दू के नाम से ग्रुप में शुरू किया हूँ।
और उसमें जो है बहुत सारे 2-3 हजार लोग हैं, तो उर्दू के हवाले से जितनी भी जो है अच्छी अच्छी चीजें जो पड़ोसी मुल्क से भी आती हैं, तो ये तो जितने भी उनको हम लोग शेयर सुन करते रहे हैं हैं, अगर इनको जी। जुड़ना हो तो कैसे जुड़ेंगे? हाँ, तो ये जो है उसमें तो रिक्वेस्ट भेजें तो वो जो है ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये हाँ, एक मैसेज अब है इसमें तमाम नाज़रीन और हाँ, सामीन के एक लिए। बात जी ये भी है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा, कि अगर हम ग्रुप को खुला रखते हैं पोस्टिंग के लिए, तो लोग जो है आए बाएं शायद हर किस्म की चीजें डाल के ग्रुप का मकसद खत्म कर दिए। तो अब हम क्या मजबूर हो गए, हालात के एतबार से भी गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस है कि बाद जी पोस्टिंग पे जो है नजर रखी जाती है। तो अब हम जी पोस्टिंग की जो भी सहूलत अपने हाथ में रखे, ओनली एडमिन कैन पोस्ट। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उसमें लोगों की जो जितना टेस्ट है उस हिसाब से पोस्टिंग हो। तो बज़्म उर्दू मेरा ग्रुप है जिसमें जो है बहुत ही उर्दू के हवाले से शायरी शेयर होती है और दूसरी चीजें होती। एक वाकया मेरे जहन में आ गया, मैं इस जानिब आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि मीडिया का पावर क्या है और उसको जी हम कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी 2013 में हमारे कॉलेज में, गिरिराज कॉलेज निजामाबाद में, मुझे कौमी कौंसिल से एक सेमिनार मंजूर हुआ था कॉलेज के लिए। 40,000 रुपए तो 20,000 का चेक आया था। तो सेमिनार का तजुर्बा नहीं था, तो दोस्त अहबाब की राय से हम लोग शुरू किए सारी चीजें। तो दिल जहन आया कि किसी का एक अच्छी अदीब या शख्सियत का ऑनलाइन लेक्चर चाहिए। तो मैं डॉक्टर तकी आबिदी साहब का ईमेल लेकर मैं उनको मैसेज किया था। जी, डॉक्टर तकी आबिदी साहब माहिर इकबालियात हैं और बहुत ही अच्छा जो है उनका स्कॉलर है। माहिर तो मैं ईमेल किया फैजियात तो भी हैं, हाँ और जी जी फैज जी के साथ हाँ साथ वो अनीसियात भी हैं, जी दबीरियात भी हैं। हाँ, ये और 2013 की बात है। तो जी जब जी मेरा उनसे राब्ता होना मेरे खुशकिस्मती की बात, तो वो फोन बहुत किए खूब, मुझे कनाडा से और उन्होंने बोले कि अगर बहुत आप ऑनलाइन लेक्चर करवा सकते हैं तो मैं ऑनलाइन बात करने ठीक, के लिए तैयार। तो वाह 2013 में इंटरनेट के बड़े मसले थे, तो वो 3G जो है जब आया था, तो मैं एक डोंगल लेकर 350 रुपए में मेरे ख्याल से कुछ 5 GB या 10 GB का डाटा था, वो लगाया और उनसे राब्ता किया। हमारे कॉलेज में लैपटॉप पे बड़ा ऑडिटोरियम है, तो एक ऑडियो जैक होता है, उससे हम आपके एम्पलीफायर को लगाए और जो लैपटॉप है उसको प्रोजेक्टर से कनेक्ट करें। तो रात क्या के बात, 1 बजे तकी आबिदी साहब टोरंटो कनाडा से हमारे कॉलेज में दिन के 10 बजे ऑडियंस में कई असातिज़ा रिसर्च स्कॉलर सब थे। तो पहली क्या बात, मर्तबा मैं उर्दू लेक्चर करवाया ऑनलाइन 2013 में। आज जो कोरोना के जमाने में ये जो आम हो गया ये सिलसिला, उस वक्त मैं अपने जहनी अख्तरा इस्तेमाल किया और ये लैपटॉप और ऑडियो जैक और डाटा इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर तकी आबिदी साहब का बगैर रुकावट के मेरे यूट्यूब पे कोई लेक्चर मौजूद है। तो वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे आपने कहा सोशल मीडिया में जो उर्दू का मामला है, कि हम अपने ज़ौक़ के एतबार से अहबाब को जमा करें, अपने सामने बहुत वक्त खूब, मकसद रखें। देखिए आज कचरा बिल्कुल, बहुत है, कचरा हट बेशक, के हमको अपनी जरूरत की चीज और वक्त का भी सही इस्तेमाल होना। तो अगर बेशक, हम मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उर्दू जबान के हवाले से, तालीम के हवाले से और रोजगार के हवाले से भी हम कर सकते हैं। ऐप्स की जहां तक बात है कि बुनियादी तौर पर मैं उन ऐप को तवज्जो देता हूं जहां उर्दू लिखी जाती है। तो हम जी उर्दू के लोगों को तलकीन करते हैं कि भाई आप उर्दू कीबोर्ड इस्तेमाल कीजिए। और मुताले जी का शौक है तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज, ई बुक का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें। आज मैं ये भी कहता हूं कि अखबार की जो वैल्यू है, जो प्रिंटेड अखबार की है, वो तो है, लेकिन अब वो वैल्यू खत्म हो गई। हम ब्रेकिंग न्यूज के नाम से सोशल मीडिया पे कई न्यूज के ऐप्स आ गए हैं। लोग क्या कर रहे देखिए, आकर आजकल एक सहाफत, क्योंकि मैं अखबार में काम किया था, माइक्रो जर्नलिज्म के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि हैदराबाद में हमारे एक सहाफी है अबू अहमल के नाम से, वो स्टोरीज करते हैं लोगों के ठीक, मसाइल को हाईलाइट करने के लिए। उनके साथ फोन है या जो भी माइक वगैरह है, तो उन्होंने इतनी मेहनत की, तो आज नंबर 1 जो है वो चल रहे हैं सहाफी माइक्रो जर्नलिज्म में। और वो स्टोरी जो कवर करते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि लोग ऐड लाने के लिए जाते हैं, ऐड मेरे पास आ रहे हैं। बहुत तो खूब, उर्दू क्या के बात, हवाले से हमारे तलबा अगर अच्छी उर्दू बोलते हैं और तो वो सहाफत में जा सकते हैं। और एक दूसरा मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ, तर्जुमा निगारी।
ये भी जो जी है बहुत अच्छा फील है हमारे लोगों के लिए। अगर आपको अंग्रेजी से मुनासिबत है, उर्दू अच्छी लिखते हैं, तो आज देखिए ऑनलाइन भी बहुत सारे, जैसे हम अपना एक फाइवर के नाम से प्लेटफॉर्म है, हम एज ए ट्रांसलेटर अपना जो है वहां पर डाटा रखते हैं, दुनिया भर से आपको ट्रांसलेशन जॉब्स आते हैं। खुद इंडिया में भी अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करने के बहुत से मौके हैं। मैं मेरी मिसाल जी देता हूं कि उर्दू का मैं स्कॉलर हूं, अंग्रेजी से मुनासिबत और अखबार में काम करने का फायदा हुआ कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जितने भी डिग्री के सोशल साइंसेस की किताबें हैं, उसके तर्जुमे के काम के सिलसिले में मेरी खिदमत ली गई है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में भी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये मजामिन के लिए, और माहौलियाती साइंस की किताब है उसके तर्जुमे के लिए भी। तो आज मेरे पास तर्जुमे का काम आ रहा है, एक सफा तर्जुमा करने के लिए 200 रुपये वो लोग देते हैं। तो आपके पास हुनर है और आप उर्दू वाले हैं तो आप रोजगार से जुड़े रह सकते हैं। अगर कोई नौजवान है बीटीपी वो सीखते हैं और डिजाइनिंग सीखते हैं तो बहुत सा काम है। इन पेज टाइपिंग का भी काम है। तो आज इन बहुत पेज में मैं ये ट्रेनिंग लिया था, तो वॉइस टाइपिंग के नाम से भी हमारा जो गूगल ड्राइव होता है उसके अंदर हम एक पेज खोल देते हैं डॉक्यूमेंट, उसके अंदर ऐप है वॉइस टाइपिंग का। तो जैसे जैसे हम साफ तलफ्फुज़ में पढ़ते जाते हैं तो उर्दू टाइपिंग भी हम कर ले सकते हैं वॉइस टाइपिंग की मदद से। तो बहुत सारी चीजें हमारे अतराफ है। तो हम हमारे अंदर क्या है, सीखने की तलब होना चाहिए, तो रास्ते जो है खुद ब खुद खुल सकते हैं। और जैसे इकबाल का जो बच्चे की दुआ का जो शेर है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, आपको कोई पहचाने नहीं गया, और आप जब तक मुलाजिमत में रहेंगे चपरासी आपको सलाम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। आपकी पहचान आपकी सलाहियत है। तो आज मेरी गुफ्तगू जो लोग भी सुन रहे हैं, नौजवान खासतौर से, अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए। और जैसे कि आजकल मार्केटिंग में कहा जा रहा है, अगले 5 साल में मार्केट का डिमांड क्या है, वो सलाहियत आप अपने अंदर पैदा कीजिए और दूसरों के तजुर्बे को शेयर कीजिए, तो इंशाल्लाह आप सर्वाइव हो जाएंगे। मुझे आपकी इन तमाम सरगर्मियों को देखते हुए एक शेर जहन में आया है और मैं इसीलिए आपके साथ उसे बल्कि आप ही की शख्सियत और आपकी इन सरगर्मियों को देखते हुए आपकी नजर करता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद है सभी के काम आना। मेरी जिंदगी का मकसद है सभी के काम आना, मैं चरागे सरेरा हूं, मुझे शौक से जलाओ। तो ये जो आपका अज़्म है, इरादा है, आपकी जो मसरूफियात है, सरगर्मियां हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। इस बीच में बहुत सारी आपने टेक्नोलॉजी की बातें भी की हैं। एक OCR पर भी बात चल रही थी इन दिनों, जैसे आपने वॉइस टाइपिंग का कहा कि ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, इसके हवाले से अगर कुछ आप बताएं। और कुछ सवाल भी हैं। अमानुल्लाह सागर साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे उर्दू के असातिज़ा जो हैं ये भी सही उर्दू नहीं बोल सकते, इसकी क्या वजह है। और एक सवाल था, यहाँ जफर चौहान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है, आपको आदाब और सलाम कहा है, मुझे भी उन्होंने नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आलम बनारसी साहब कह रहे हैं कि बहुत खूब। परवेज मुजफ्फर साहब का भी एक शेर है, ये सवाल है कि एक सवाल असलम साहब से ये भी कि क्या वजह है कि उर्दू के बड़े अदीब और नक्काद हजरात के बच्चे अंग्रेजी में तालीम हासिल करते हैं। तो बहरहाल ये मशवरे भी हैं। दो सवाल जो है वो ले लेंगे कि उर्दू अच्छी क्यों नहीं बोलते। तो ये देखिए कि एक बुनियादी बात है जबान के ताल्लुक से, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। ये एक बेसिक लाइन है, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। हमारे असातिज़ा अगर हमारी तरबियत में कुछ गलती कर दिए, तो आज यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे असातिज़ा हैं, शोरा हैं, माहिरीन जबान हैं, उनकी आवाज में शायरी सुनिए। जैसे कि जिया मोहिउद्दीन के नाम से बहुत अच्छे ओरेटर है पाकिस्तान के, उनके बहुत सारे मज़ामीन उन्होंने पढ़े हैं। तो हमको अपनी जबान को बेहतर बनाने के लिए, जैसे फरहंगी आसफिया है, बहुत से उसमें उर्दू अल्फाज के तलफ़ुज़ है, तो रोजाना 5-10 अल्फाज हम सीखेंगे तो हमारा तलफ़ुज़ बेहतर होगा। और कभी हमको मुकम्मिल नहीं समझना चाहिए। इंसानी जिंदगी में आने वाला हर दिन उसके लिए एक नया सबक है। पानी उसी जगह ठहरता है जहाँ गड़ा होता है। तलब इल्म अगर हमारे अंदर रहेगा, गलती को मानने का एहसास और गलती को दुरुस्त करने का जज्बा रहेगा, तो हम आज भी अपनी उर्दू दुरुस्त कर सकते हैं, हमारी जबान दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही बुनियादी बात है कि जितने हमारे उर्दू के असातिज़ा प्रोफेसर है,
क्योंकि पैसा अच्छा, उनके तनख्वाहें अच्छी हैं, तो अपने बच्चों को जमाने के हिसाब से अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे अपने बच्चों से भी अगर आप सवाल किया जाए तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया हूं, लेकिन उर्दू एक मजमून है। उनके एसएससी के सर्टिफिकेट में उर्दू मजमून भी है। अगर कहीं उर्दू से मुताल्लिक उनको जॉब के लिए ढूंढना है तो वो मजमून चूंकि पढ़ा उन्होंने, तो वो उनको काम आता। तो ज़िमनी तौर पर उर्दू पढ़ाना चाहिए और अंग्रेजी जो भी है जमाने के तकाज़े पढ़वाइए, लेकिन अपने घर के अंदर उर्दू की तहजीब जिंदा होना चाहिए, उर्दू की किताब पढ़ी जानी चाहिए, उर्दू में गुफ्तगू होना चाहिए, तभी उर्दू का माहौल रहेगा। तो ओसीआर के ताल्लुक से आपने पूछा था, तो क्योंकि मेरा भी सीखने का मरहला है, लोगों से मैं सीखता रहता हूँ। हमारे एक दोस्त है बहुत कंप्यूटर के माहिर, सैयद मुकर्रम नियाज, इंटरनेशनल फेम है ये यूनिकोड के मामले में। ये जो जमील नूरी नस्तालिक जो हमारे पाकिस्तान के एम बिलाल यम वाले हैं, तो वो उस जमाने से एजाज उबैद साहब है हैदराबाद में, कम रिसाला ऑनलाइन निकालते हैं वो। तो ये लोग 1990 और 96 से यूनिकोड पे काम करते आ रहे हैं। तो ये माहिरीन है जिनसे हम तफसीलात ले सकते हैं, सैयद मुकर्रम नियाज, एजाज उबैद साहब। तो बहरहाल जो है ये जितनी टेक्नोलॉजी अब है, जैसे उर्दू से पावर पॉइंट बनाना, ये भी एक चैलेंज था मेरे लिए। तो जब ये यूनिकोड में जमील नस्तालिक हम ऐड करते हैं तो उसको हम कॉपी कर लेके जो भी है वो पावर पॉइंट में लेके जाएंगे तो बिल्कुल नस्तालिक में पावर पॉइंट बनेगा। तो आज बड़े बड़े जो हम प्रोग्रामों में उर्दू पावर पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, जैसे ख्वाजा इकराम साहब ने हाल ही में कहा कि 2005 में उन्होंने पाकिस्तान में उर्दू में पावर पॉइंट बना के बताया था। तो आज हमारे नई नस्ल के असातिज़ा हैं, उनको भी उर्दू सीखना चाहिए और अपने जितने प्रेजेंटेशन है वो नस्तालिक में बना के उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, हर चीज आपको दस्तयाब है यूट्यूब पर, सवाल करने आना चाहिए। सवाल इल्म की कुंजी होता है। दुरुस्त सवाल करो तो गूगल आपको जो है सही रहबरी करेगा। सवाल करने आना बहुत जरूरी है। आज मेरी तकनीकी जरूरत की सारी चीजें मैं गूगल से सीखता हूँ। बेशक, क्योंकि ये हमने भी पढ़ा है कि जो जितना बेहतर सवाल करता है उसकी उतनी ही जहानत का अंदाजा भी होता है। यानी बेहतरीन सवालात ही आपको एक अच्छा तालिब इल्म भी बनाते हैं, एक अच्छा रीडर भी बनाते हैं। तो सवाल जो है अपने आप में आपको बहुत सारे जवाबात तक पहुंचाता है, इसमें कोई शक नहीं। आयशा सिद्दीका साहिबा भी कह रही है कि बहुत खूब गुफ्तगू हो रही है। ये जो पीपीटी का बीच में आपने जिक्र छेड़ दिया, मैं चाहूंगा कि 1 घंटे की गुफ्तगू हो गई है, लेकिन फिर भी अगर हम लैपटॉप से आना चाहें, क्योंकि आज ये जो कोरोना का ये वबाई दौर चल रहा था पिछले दिनों से अब तक, इसमें बहुत सारे लोगों ने हम तक भी रसाई की कि भाई पीपीटी बनाना है, तो ये कंप्यूटर में भी हम नस्तालिक इंस्टॉल करके ये पीपीटी बना सकते हैं। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि बिलाल यम की वेबसाइट पे पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से उन्होंने उर्दू फॉन्ट रखा है, जमील नूरी नस्तालिक। ये आपको ऐड कर लेना है। बिलाल यम बिलाल यम के नाम से वेबसाइट है इनकी। तो उसमें जो है जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट वहां पर दस्तयाब है मुफ्त में। इसके अलावा भी आप गूगल में सर्च करके फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो वो जब वो ऑटोमेटिक एमएस ऑफिस के सारे प्रोग्रामों में वो फॉन्ट ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि उर्दू उसमें जमील नूरी, नीचे आपके जो है इंग्लिश और उर्दू 2 ऑप्शन आ जाते हैं। आप उर्दू सेलेक्ट करके उर्दू टाइप कर लीजिए, नस्ख में टाइप होगा, नस्ख और नस्तालिक। नस्ख में टाइप करने के बाद उसको सेलेक्ट ऑल करना है और जमील नूरी नस्तालिक में सिलेक्शन करना है, तो हमारी तहरीर नस्तालिक में बन जाएगी। इसके लिए प्रैक्टिकल हम यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। पहली चीज यह है कि अपने लैपटॉप में फॉन्ट शामिल कर लीजिए आप, और उसके बाद नस्ख में टाइप कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, और जो जितने भी वो टाइपिंग के वर्ड वो होते हैं, जितने खुतूत होते हैं, रस्मुल खत अंग्रेजी के टाइम्स न्यू रोमन वगैरह जो होते हैं, उसमें एक जमील नूरी नस्तालिक होता है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा पावर पॉइंट और एमएस वर्ड में, एक्सेल में, कहीं पर भी आप नस्तालिक में टाइप कर सकते हैं और उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसके लिए थोड़े से हेल्पिंग वीडियोस देखना चाहिए, और जो अहबाब जानते हैं उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो आज इस गुफ्तगू के हवाले से मेरे दुनिया भर में जो नए लोग मुझे देखे हैं, तो मैं सोशल मीडिया से दस्तयाब हूँ, तो ये उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के सिलसिले में और उर्दू पावर पॉइंट और उर्दू एमएस ऑफिस में कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैं अपनी खिदमत आप तक पहुंचा सकता हूँ। राब्ते में रह सकते हैं आप लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये बहुत बड़ी बात है कि जो जाते जाते आपने पैगाम भी दिया है कि आप दस्तयाब हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना इंसान मसरूफियात का बहाना करके इंसान दूर ही रहता है दूसरे से। मैं यहाँ जाते जाते, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी हो चला है, आपसे मशवरा ज़रूर चाहूँगा। आपके नेक पैगाम से ये गुफ्तगू हम ख़त्म करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नए स्कॉलर्स हैं या नए पढ़ने वाले हैं, वो चाहे कॉलेजेस के हों, स्कूलों के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, या इन अदारों से हट के जो आवाम होती है, उनके लिए आपका उर्दू की अहमियत और अफादियत को लेके क्या पैगाम है? जी, एक बात मैं अपनी बोलते हुए आपकी बात पे चलूंगा कि हम चूंकि उर्दू वाले हैं, तहजीब याफ्ता है, और जब कोई सवाल आपसे करते हैं, कोई कॉल करते हैं, तो उनको जवाब देना हमारी तहजीब में शामिल है। तो मैं चूंकि अपना डाटा ऑनलाइन रखा हूँ, तो एक मैं अपलोड किया था मेरे ब्लॉग पर, मैंने बहुत से ब्लॉग भी बनाए, तो फोन नंबर के साथ उर्दू के बिट्स रखा था मैं। तो वो आगरे से एक, मैं नाम बोलूंगा, सादिया सलीम, सेंट जॉन्स कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर हैं। तो उन्होंने मुझे फोन पे राब्ता किया, वो उर्दू सीखना चाहती थी, बहरहाल जो है, तो उनको पीएचडी के मराहल दरकार थे, तो बातों से सिलसिला चला। तो ऑनलाइन मेरा फोन नंबर रहने से वो मुझे कांटेक्ट किए और मैं उनको रेस्पॉन्स दिया। तो आज वो मेरे जेरे निगरानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है। तो ये इंटरनेट के राबते से उनका आगरे से वो हैदराबाद आई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस इम्तिहान लिखा, और आज वो मेरे जेरे निगरानी में, वो अल हसनात का जो रिसाला रामपुर है उस खानदान से है, सादिया सलीम, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, वो मेरी स्टूडेंट है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेरे जेरे निगरानी इदारे रामपुर की जो है खिदमात पे वो काम कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगा, असातिज़ा हमारे उर्दू वाले दायरों में कैद ना रहे, बल्कि हमारी जो आने वाली नस्ल है भूखी प्यासी है, जबान के ताल्लुक से, मालूमात के ताल्लुक से और उनके मसाइल के हल के लिए। तो हमको अपनी जिंदगी में कुछ वक्त निकालकर उनकी रहबरी करना जरूरी है। तो उर्दू के हवाले से मैं आने वाली नस्ल को यही कहना चाहता हूं कि आप शान से उर्दू पढ़िए और फख्र से कहिए कि हमने उर्दू से एमए किया है, पीएचडी किया है। लेकिन इसके अलावा मार्केट की जो डिमांड्स है, उन डिमांड्स पे भी नजर रखिए, और अपनी जबान को असली बनाने की जो तकाजे हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आज हम एक सोच लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे, उनके पास कुछ और सोच होती है, तो उसको अप्लाई करना चाहिए। उर्दू हमारे पास एक हुनर की शक्ल में है और टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है, कैसे इसको अप्लाई करके हम काम कर सकते। एक मिसाल देता हूं कि हमारे जितने कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं और जितने टेस्टिंग लैब्स हैं, वो लोग अपने उर्दू कस्टमर्स के लिए उर्दू में बोर्ड लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो गूगल से तर्जुमा करके जो है लगाए तो कुछ गलतियां आ जा रही। तो हमारे उर्दू जानने वाले जो स्कॉलर हैं, वो अगर डीटीपी जानते हैं, दुरुस्त उर्दू जानते हैं, तो वो अपनी खिदमात को इंटरनेट पे रखिए और उर्दू में वो बोर्ड बनवा कर दीजिए। तो शहरों में देखिए, आज एक मैं गुफ्तगू के हवाले से बात कराऊंगा कि बोर्ड पे उर्दू लिखाने की मुहिम होना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुरुस्त उर्दू लिखने वाले कहाँ हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो हमारे नौजवान जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कंप्यूटर से हुनर रखें, अपना एक एडवर्टाइजमेंट बनाए, ऐप बनाए, और वो उस मुहिम में लग जाए। और जितने कीबोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स दुकानों के हैं, जितने कारोबारी इदारों के हैं, तो उर्दू में वो कर सकते हैं कारोबार। कई नौजवान हैं जो अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो उर्दू का माहौल ऐसे भी आ सकता। तो बहरहाल तर्जुमा है, सहाफत है और जो है टीचिंग है, ये तीन फील्ड ऐसे हैं जिसमें उर्दू वाले आगे बढ़ सकते हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा कि आप यकीन, मोहकम, अमल, फहम की बात पे कायम रहें, अल्लाह की जात से उम्मीद रखें कि साले जिंदगी गुजारे। अल्लाह रिस्क देने वाला है, लेकिन जबान के साथ हमारी तहजीब है। हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी बातें रह जाएंगी। और एक बात यह है कि हमारे दोस्त कहते हैं कुछ ना कुछ इंटरनेट में शामिल कीजिए। एक जमाने में गूगल में हमारी तस्वीर कैसे आना, ये हमारे एक बड़ा सवाल था। अब इसका जवाब ये है कि आप कोई ब्लॉग बनवाइए, कोई फेसबुक पर कोई चीज भी अपलोड कीजिए आपके जीमेल आईडी से, तो वो गूगल में शामिल रह जाएगा। आज गूगल में सर्चिंग की बदौलत ही हमारा नाम है आप, वरना इन पेज से कितना भी काम करेंगे तो काम नहीं होगा। तो अपनी तजावीज, अपने मशवरे वीडियो की शक्ल में, तहरीर की शक्ल में आप इंटरनेट पे शामिल करेंगे तो आने वाली नस्लों को भी फायदा होगा। तो मेरा यही पैगाम है कि आप मायूस ना हो, पुरुम्मीद रहें और मालूमात रखें और जिंदगी के जितने भी तकाजे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें।
بہت بہت خوب. آج کی گفتگو جو ہے یقیناً علمی اور ادبی رہی ہے. بہت اچھا بھی لگا اسلم صاحب کی خدمات کے حوالے سے. ایک شعر لوگ تو نام کمانے میں لگے رہتے ہیں، یہ پرویز مظفر صاحب نے آپ کے لیے شعر بھیجا ہے، میں پڑھ رہا ہوں. لوگ تو نام کمانے کے لوگ تو نام کمانے میں لگے رہتے ہیں، آدمی کام سے زندہ ہوتا ہے. آدمی کام سے زندہ ہو تو مرتا ہے کبھی. بہرحال مظفر حنفی صاحب کا یہ شعر ہے. لوگ تو نام کمانے میں لگے رہتے ہیں، آدمی کام سے زندہ ہو تو مرتا ہے کبھی. تو بہرحال بڑا خوبصورت یہ شعر، اور بہت ساری داد و تحسین سے آپ کو نوازا گیا ہے. تمام تر ناظرین کی طرف سے، سامعین کی طرف سے، بالخصوص میں اپنی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کا میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ تحریک بقائے اردو کے حوالے سے دیکھو، زندگی میں لوگ اپنی اپنے مصروفیات اتنے لگے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ 1 گھنٹے کے کسی شخصیت سے بات کرنا، اس کے لیے سرچنگ کرنا، ان کو میسج دینا، ان کو راضی کرنا، اور ان کی گفتگو سے دنیا بھر میں اردو کا ایک ماحول، جو آپ تحریک بقائے اردو جا کے اب یہ ترقی پذیر ہو گئی ہے آپ کے بعد. تو زبان کی بقا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور کون کہتا ہے کہ اردو پل رہی ہے دیوانوں کے شانوں پر؟ تو ایسے ہی دیوانے ہم سب لوگ ہیں جو اردو کی شمع کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو تحریک بقائے اردو کے جتنے منتظمین ہیں سبھی کو مبارکباد، شکریہ. اور آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں حاضر ہوں. بہرحال ایک پلیٹ فارم آپ نے مجھے دیا، میرے جو کچھ بھی تجربات تھے، اگر کسی کی زندگی میں کچھ کام آ جائے یہ تجربہ، تو یہ میرے لیے ایک اچھی بات ہوگی. آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے، ہم سب کے لیے دعا میں نے کیجیے. اسی لیے کہا تھا کہ میں یعنی کہ شمع کی صورت ہے آپ، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے سبھی کے کام آنا. میں چراغ سریرا شوق سے جلاؤ، اسی لیے میں نے یہ شعر آپ کی نظر کیا تھا. لیکن بشیر بدر کے ان 4 اشعار سے آج کی گفتگو کو میں اختتام کروں گا کہ کہاں آنسوؤں کی یہ سوگات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نئی بات ہوگی. چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی. چراغوں کی لو سے ستاروں کی زو تک، تمہیں میں ملوں گا جہاں رات ہوگی. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. تو بہت ہی خوبصورتی سے انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم کیا اور بہت ہی بہترین گفتگو کی. تو ناظرین، میں اور آپ کا میزبان عرفان عارف انہی اشعار کے ساتھ اپنے مہمان محترم ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا، اور آپ سب سے بھی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے، خدا لایا، السلام. شکریہ، اللہ حافظ.